होने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा हमारे पास होने वाला है द ब्लैक एरोप्लेन। ये लोग तो कर गए, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। अब आप वहां से जा चुके हैं, यानी 24 घंटे हो चुके हैं, हमारा यंग सीगल भूखा था। ये स्टोरी है एक ऐसे जाबाज पायलट के बारे में जो आसमान में ऑब्वियसली उड़ रहा था। अपने वो सुबह नाश्ते के समय तक तो परिवार के पास पहुंच ही जाएंगे। एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू हिज प्लान एंड हम इंग्लिश में टर्ब्यूलेंस कहते हैं। उनके प्लेन में बहुत ज्यादा टर्ब्यूलेंस थी, बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट थी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके समरी लेक्चर के सीरीज में। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। तो बच्चों, आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 5 की ओर बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स करे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक नाम के, जो हमारी बुक है उस बुक के नाम के 2 चैप्टर्स। ठीक है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बच्चे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 2 स्टोरीज हैं उड़ने की यानी हवा में उड़ने की, अपनी उड़ान लेने की। सबसे पहली स्टोरी है बच्चे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक सीगल के बारे में है, और सेकंड स्टोरी है हमारे पास द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि एक पायलट के बारे में है। ये 2 बिल्कुल अजीब तो नहीं कहूंगी मैं, सॉरी, लेकिन बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज हैं। ठीक है, दोनों स्टोरीज की जो स्टोरी लाइन है बच्चों वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दोनों स्टोरीज में उड़ने के बारे में बात की गई है, उड़ान भरने के बारे में बात की गई है, और सरप्राइजिंगली दोनों स्टोरीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारी पहली स्टोरी जिसको हम लोग करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक छोटे यंग सीगल के बारे में है जो उड़ान लेने से बहुत ज्यादा डरता है। While on the other hand, हमारे पास जो दूसरी स्टोरी होने वाली है बच्चों, द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक ऐसे पायलट के बारे में है जो उड़ान भरने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो ये 2 बिल्कुल विचित्र अलग अलग स्टोरीज को बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई हमारे आज की क्लास को। हम लोगों ने आज कौन से टॉपिक्स करने हैं भाई, आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स करने हैं आज की क्लास में बच्चा। हमारे 2 टॉपिक्स होने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा हमारे पास होने वाला है द ब्लैक एरोप्लेन। सबसे पहली स्टोरी बच्चों आज की क्लास में जिसको हम लोग करेंगे उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये स्टोरी लिखी गई है बच्चे बाय लियाम ओ फ्लेहार्टी। ठीक है, तो उड़ना बच्चे, उड़ान भरना एक बर्ड के लिए क्या है, उड़ान भरना। अगर मैं बात करती हूं उड़ान की, तो क्या बर्ड्स के लिए उड़ान भरना कोई मुश्किल बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी, उनका जो शरीर है वो बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो लोग अपनी उड़ान भर सके। उनका शरीर बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो लोग उड़ सके, है ना, और अपना खाना पकड़ सके और उड़कर वापस जहां जाकर बैठना चाहे बैठ सके। लेकिन जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो चलने में उसको बड़ी सारी रुकावटें और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा भी होता है कि बच्चे शायद डर जाते हैं कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हम उड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही बच्चे हमारे पास स्टोरी में ये जो छोटा सा सीगल होने वाला है ना, ये भी उड़ान भरने से बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, हमारी स्टोरी में ये जो यंग सीगल होने वाला है ये भी अपनी उड़ान भरने से बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन इसकी उड़ान भरने के समय में ये अपनी उड़ान कैसे भरता है और बिना डरे इस चीज का सामना कैसे करता है बच्चों, हमारी स्टोरी में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों इस स्टोरी को देखना शुरू करते हैं। ये स्टोरी है बच्चे एक यंग सीगल के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक यंग सीगल के बारे में, एक यंग बगुले के बारे में। अ यंग सीगल सैट अलोन ऑन अ लेज। ये कहाँ बैठता है बच्चे? ये एक लेज पर बैठता है। लेज कुछ इस तरीके का होता है, चट्टान के ऊपर एक बड़ा स्टोन जब पड़ा होता है उसको आप लोग लेज कहते हो। ही वॉज ट्राइंग टू मस्टर अप द करेज टू फ्लाई फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो गैदर करने की कोशिश कर रहा था, करेज यानी वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा था अपने अंदर कि वो इस उड़ान को भर सके। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा था कि काश वो ये उड़ान को भर सके।
The previous day, his sister and his two brothers had already learned to fly. इससे पिछले दिन हुआ क्या था, ये जो यंग सीगल है, इसके भाई बहन जो थे उन्होंने कोशिश करी उड़ने की और वो उड़ गए, लेकिन हमारा ये यंग सीगल was very scared. वो कैसा था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरे होने की वजह से वो हवा में उड़ नहीं पा रहा था। उसने कोशिश भी करी कि वो जाए और उड़ने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ झांकता था कि नीचे तो बहुत ज्यादा गहरा है, उसका मन डरने लगता था और वो निराश होकर अपना सर नीचे करके वापस उस जगह पर चला जाता था जहां से वो आया था, यानी जहां पर वो बैठा हुआ था। However, he was afraid to fly and thus he just looked on quietly. लेकिन क्योंकि वो उड़ने से बहुत डरता था, इसीलिए वो बस चुपचाप देखता रहा, क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस था यहाँ पर। ठीक है, वो बहुत हेल्पलेस था, वो बहुत ही लाचार था, क्योंकि अगर वो उड़ना चाहता भी है तो भी शायद उसका मन उसको उड़ने नहीं दे रहा, वो हिम्मत ही वो इकट्ठी नहीं कर पा रहा कि वो आसमान में उड़ सके। Whenever he came to the brink of the ledge, जब भी वो उस लेज के कॉर्नर पे आता, जब भी वो उसके कॉर्नर पे आता, जब भी उसके किनारे पर आता और अपने विंग्स को फ्लैप करने की यानी फड़फड़ाने की कोशिश करता, क्या करता, फड़फड़ाने की कोशिश करता, फड़ाना की कोशिश करता अपने पंखों को, तो जब भी वो नीचे अपने नीचे बड़ी सी सी देखता तो वो बहुत ज्यादा डर जाता, क्योंकि उसको इस चीज का डर था कि गलती से भी अगर उसके पंखों ने उसका साथ नहीं दिया तो वो सीधा जाकर उस बड़े सी सी में गिर जाएगा और मर जाएगा। He was not confident that his wings would support him. उसको इस चीज का डर था। He had low self confidence. ठीक है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और उसको उससे डर लगता था कि शायद वो उड़ नहीं पाएगा। So he rushed back to his hole under the ledge and slept for the night. अब वो क्या करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो जहां से वो आया अपने होल में वो वापस चला जाता है और रात को वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर बच्चे एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि वो रात को अकेला था। He could not gather the courage to take the plunge. वो उस जंप को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, in spite of the fact कि उसने अपने भाई बहनों को देखा है कि वो भाग कर गए ब्रिंक के ऊपर और वहां से बड़े प्यार से उड़ के चले गए। उसने अपने भाई बहनों को भी सेम चीज करते हुए देखा, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर डर था, इस चीज की आशंका थी कि शायद ये लोग तो कर गए, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। Even though with the encouraging words of their parents, उसके पेरेंट्स ने उसको बड़ा ही प्रोत्साहित करने की कोशिश किया, बड़े उत्साहजनक शब्द दिए, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी किया कि बेटा चल और उड़, उसको डांटा तक, ठीक है, उस पर चिल्लाया, उसको डांटा कि बेटा उड़ जा, चलने को उड़ने की कोशिश तो कर, उस पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का हमारे यंग सीगल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड देयर स्कोल्डिंग्स, उनकी डांट, ठीक है, उनकी डांट फटकार सब कुछ यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने करके देखा, लेकिन किसी भी चीज का उन पर कोई असर नहीं हुआ, यानी पेरेंट्स ने साम दाम दंड भेद सब लगाकर देख लिया। After some time, the baby seagull's parents felt frustrated and went away. तो जैसा होता है, हमारे माँ बाप भी कभी कभी हमें समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम बातों को समझते नहीं, और जब हम बातों को नहीं समझते तो वो भी हार मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस यंग सीगल के माँ बाप ने बहुत कोशिश करी उसको मनाने की, उसको साथ लेकर जाने की, लेकिन वो यंग सीगल इनके साथ नहीं गया। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक बात के ऊपर और खास ध्यान देना है, वो खास ध्यान ये है कि ऐसा नहीं था कि हमारा यंग सीगल उड़ना नहीं चाहता था, वो भी उड़ना चाहता था, वो भी अपनी उड़ान भरना चाहता था, लेकिन वो अपने खुद के डर की वजह से इतना ज्यादा दहशतगर्द था कि वो हवा में नहीं उड़ पाया। All through the day, he watched his parents and teach his brother and sister the fine art of flying. पूरे दिन वो देखता रहा कि किस तरीके से उसके माँ बाप जो हैं, उसके भाई बहन को उड़ना सिखा रहे हैं, स्विमिंग करना सिखा रहे हैं, गोता लगाना सिखा रहे हैं। ठीक है, डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाना, ठीक है, उसको गोता लगाना सिखा रहे हैं, और ये सब देखकर उसका भी मन था कि वो भी ये सब को सीखे। वो ये देखता है कि जो उसका बड़ा भाई था, उसने अपनी पहली हेरिंग यानी पहली मछली पकड़ी अपने खाने के लिए, यानी उसने अपना पहला शिकार पकड़ा उसके भाई ने, और उसके माँ बाप जो थे वो उसके भाई के ऊपर बहुत ज्यादा खुश थे, और उसके बाद वो उसको गटक गया, वो उसके बाद उसको
खा गया। तो उसको निगलते हुए, गटकते हुए जब उसने देखा तो खुशी तो उसको बहुत हुई कि ये बेटा ये सीगल्स होती हैं जो आपको यहाँ उड़ते हुए दिख रही हैं। उसके भाई को देखकर उसके माँ बाप को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन हमारा ये यंग सीगल और ज्यादा निराशाजनक हो गया, क्योंकि इसको ये था कि इसका भाई तो उड़ पा रहा है, लेकिन ये यंग सीगल अपनी उड़ान क्यों नहीं ले पा रहा। The parents circled around him, cackling proudly. अब उसके जो माँ बाप थे वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और गर्व में चिल्ला रहे थे। कैकलिंग का मतलब होता है बच्चे साउंड ऑफ सीगल। ये सीगल जो अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, उसे कैकलिंग कहा जाता है। ऑल थ्रू द नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी पूरी फैमिली जो है वो वहां पर अपने ऑपोजिट प्लेट्यू के ऊपर, यानी उनके ऑपोजिट पठार के ऊपर वो लोग थे और वहां पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड दे अपीयर्ड टू बी जीयरिंग एट हिम फॉर हिज कॉवर्डाइज। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको टॉन्ट कर रहे हैं, जैसे वो उसको ताना दे रहे हैं उसके कॉवर्डाइज के ऊपर, यानी उसके डर के ऊपर, ठीक है, उसकी कायरता के ऊपर कि ये जो हमारा यंग भाई है ये बहुत ज्यादा कायर है। अब यहां पर बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो मदर थी उन्होंने इस जगह को बहुत ही सोच समझकर चुना था। अब ये मान लीजिए कि ये यंग सीगल की लेज है, ठीक है, यहां पर यंग सीगल था बच्चे, ठीक है, यंग सीगल की लेज है। तो इस यंग सीगल की लेज के कहीं आधे रास्ते में बीच में एक पठार था, ठीक है, यहां पर एक पठार था जहां पर सीगल की फैमिली थी। यहां पर कौन थी? यहां पर सीगल की फैमिली थी। अब यहां पर क्योंकि सीगल की फैमिली थी और सीगल अगर इस कोने में खड़े होकर, आपका यंग सीगल इस कोने में खड़े होकर अगर कुछ भी देखता था तो यहां से वो अपनी पूरी फैमिली को एंजॉय करते हुए देख पा रहा था। तो जो ये लोकेशन बच्चे चूज करी गई थी, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन चूज करी गई थी, ये बहुत ही सोच समझकर इसके लिए जगह चूज करी गई थी। ये स्पेशली इसकी मम्मी के द्वारा किया गया था ताकि इनका बेटा देख सके कि वो नहीं उड़ा तो उसने क्या क्या चीजें मिस कर दी हैं, और यहां से उसकी मम्मी भी अपने बेटे पर नजर रख पा रही थी। अब यहां पर हमारा यंग सीगल जो है वो इस चीज का फायदा उठाता है कि उसके पेरेंट्स उसको देख पा रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, अब आगे देखते हैं। As the sun ascended the sky, अब पिछले दिन उसके माँ बाप वहां से जा चुके हैं, यानी 24 घंटे हो चुके हैं, हमारा यंग सीगल भूखा था। जैसे जैसे सूरज उगता है और आसमान में ऊपर आता है, हमारा जो यंग सीगल था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री था तो उसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, ठीक है, उसने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था। तो जिस लोकेशन पर वो है, यहां से लेकर वो अपने माँ बाप की अटेंशन को गेन करना चाहता है, वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहता है, ये दिखाकर कि वो सो रहा है और उसे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उसके माँ बाप का दिल उसको देखकर पिघल जाए और उसके माँ बाप उसको यहाँ पर इस लेज पर लेने आ जाए, ठीक है। तो वो अपने माँ बाप का इंतजार करने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो सो रहा है और अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके माँ बाप को भी पता था कि ये सब उसके तरीके हैं, तौर तरीके हैं अपना ध्यान आकर्षित करने के, तो इसीलिए उसके माँ बाप ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके भाई और बहन जो थे वो आराम से अपना सोते रहे on the plateau, their heads hidden in their neck, और वो अपने सर को इस तरीके से छुपा के अपने सर सोते रहे। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मम्मी, क्योंकि मम्मा का दिल बहुत ज्यादा हमारे अपने बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा लगाव के साथ लगा होता है, तो इसीलिए पूरे प्लाट्यू पर किसी ने भी यहाँ पर इस यंग सीगल का नोटिस नहीं किया। सिर्फ उनकी माता जो थी, जैसे उनकी मम्मा थी, उन्होंने यंग सीगल को देखा। He was eating a fish, she was eating a fish that lay at her feet. उसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने बेटे को, अब जो काम बेटा कर रहा है मम्मी को अट्रैक्ट करने का, वही सेम काम अब मम्मी कर रही है अपने बेटे का ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसकी मम्मी वहां पर ही बैठी है जहां से यंग सीगल उन्हें देख पा रहा है, और वहां पर उसकी मम्मी क्या कर रही है, मछली खा रही है, ठीक है। उसकी मम्मी एक पाइट मछली के तोड़ती हैं, अपनी बीक को इस तरीके से चट्टान पर रगड़ती हैं, उस मछली को खा लेती हैं, फिर अपने सर को जमीन पर रगड़ती हैं और फिर उस चट्टान के पीस से अपनी मछली उठाकर खा लेती हैं। इस तरीके से हमारे यंग सीगल की जो मदर हैं, जिस तरीके से जो काम सीगल कर रहा है अपनी मम्मी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश, वही सेम काम यहाँ पर उसकी मम्मी कर रही है, अपना ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हुए। He was mad with hunger, अब क्योंकि एक दिन से यंग सीगल ने कुछ नहीं खाया था तो वो भूख की वजह से भौंकला गया था। एंड ही वांटेड टू टीयर दैट फूड अवे फ्रॉम हर, एंड उसको इतनी भूख लग रही थी कि उसका मन कर रहा था कि अगर उसकी मम्मी उसके आसपास आए तो वो मछली उनसे लेकर खुद ही खा जाएगा।
He repeatedly sharpened his beak, signaling his mother to give him some food. तो वो भी क्या कर रहा था, उसने भी अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है, जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि माता मुझे भी भूख लग रही है, आप मुझे भी कुछ खाना जो है वो दे दीजिए। लेकिन उसकी मदर जो थी वो बिल्कुल भी उसको हेल्प करने के मूड में नहीं थी। क्यों? बिकॉज मदर वॉज प्रोवोकिंग हिम। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी उसको मछली दिखाकर प्रोवोक कर रही है, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित करके उसको आग्रह करने की कोशिश कर रही है, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, उसके मन में वो एक पागलपन, एक जुनून जगाने की कोशिश कर रही है खाने के लिए। स्टिल शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू क्लोजर टू हिम। और उसकी मम्मी ने क्या किया? अपने मुंह में एक मछली का पीस दबाया और अपने बेटे की ओर निकल पड़ी। अब ये मम्मी की तरफ से एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्टेप था, राइट। तो यहां पर उसकी मम्मा ने क्या किया? उठाई वो मछली का पीस और ले गई उसके पास। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अभी तक ये वही उसके माँ बाप है जो उसे बिल्कुल भी मछली नहीं दे रहे थे, उसे खाना नहीं दे रहे थे, पूछ भी नहीं रहे थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मदर ने फिश का पीस उठाया और निकल पड़ी अपने बेटे की तरफ। ये क्या कर दिया मम्मी ने? तो यहाँ पर बच्चे अब देखने वाले सिनेरियो में ये है कि मम्मी ऐसा क्या करती हैं और क्या मछली हमारे यंग सीगल को मिलती है। She did not give him, but withdrew her the moment she came close. अब यहां पर उसकी मम्मी क्या करा? मम्मा ने लगाया दिमाग, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी है। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने लगाया दिमाग और मम्मी गई यंग सीगल के पास, ठीक है। मम्मी जैसे ही यंग सीगल के पास जाती है, यंग सीगल के पास जाकर खड़ी हो जाती है, तो ऐसे बीक टू बीक, इतना क्लोज दोनों के दोनों थे, यंग सीगल और उसकी मदर। दे वर स्टैंडिंग एट द इक्वल लेवल, ठीक है, वो दोनों इक्वल लेवल के ऊपर खड़े थे। अब हमारा जो यंग सीगल है वो ऊंचा कुचक कर कोशिश कर रहा था कि काश वो छोटा सा मछली का पीस वो खा ले, लेकिन मम्मी में भी बहुत दिमाग था। वो चाहती थी कि उनका बेटा इतना ज्यादा उत्सुक हो जाए उस मछली को खाने के लिए कि वो कूद पड़े उस मछली की तरफ, और वही हुआ। तो उसकी मम्मी जाती तो है, लेकिन बिल्कुल उसकी, मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यंग सीगल है तो मदर उसकी यहां पर खड़ी थी। इतना ही डिस्टेंस था कि अगर हल्का सा भी यंग सीगल कूदा तो वो सीधा मछली पर ही कूदेगा। तो उसकी मम्मी ने उसे दिया नहीं, लेकिन विड्रू द मोमेंट शी केम क्लोज। जैसे ही पास आई वो हल्का सा दूर हो गई। इट वॉज एज इफ शी इज ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? वो मछली दिखाकर उसको लुभाने की कोशिश कर रही है। This surprised the baby seagull. Mad with hunger, he dived towards the fish. और क्योंकि उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी और खाना उसके मुंह के इतना पास था, तो वो कूद जाता है खाने की तरफ। और जैसे ही वो खाने की तरफ कूदता है, मम्मी पीछे हो जाती है। अब मम्मी के पीछे होने से क्या होता है? जो यंग सीगल है वो सीधा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। एंड फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यानी उसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके की थी। अगर ये उसका लेज है तो वो इस तरीके से नीचे 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 की तरफ आगे जाना लग जाता है, गिविंग अ लाउड स्क्रीम। और एकदम से वो डर जाता है कि मैं तो कूद गया, ये मेरे साथ क्या हो गया? खाने के चक्कर में उसने जंप लगा लिया। He was terrified and felt as if his heart would stop beating. वो इतना डर गया कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं कूद गया हूं तो शायद से मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। He could not hear anything, but the terror-stricken state lasted just for a minute. तो 1 मिनट के लिए, तो ये जो उसका दहशत वाला सिनेरियो था, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रहा। And soon he found his wings spreading out. और उसने देखा कि अब उसके जो विंग्स हैं वो इस तरीके से बाहर की तरफ अपने आप जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, अचानक से अपने आप ही जो उसके विंग्स हैं वो इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहे हैं। द विंड रशिंग अगेंस्ट द विंग्स, और जो हवा है वो उसको अपने विंग्स की इनर साइड में यहां पर लग रही है। अंडर हिज ब्रेस्ट एंड स्टमक, ठीक है, उसकी छाती पर और उसके पेट पर, और उसको यहां पर अपनी हवा महसूस होनी शुरू हो गई और उसको रियलाइज होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। Gradually, his wings started cutting through the wind and he began to soar. तो धीरे धीरे अचानक से उसके जो विंग थे अपने आप ही इस तरीके से चलने शुरू हो गए, हवा को काट कर वो उड़ने लग गया। And he now began to soar, मतलब fly high। अब जो नीचे की तरफ वो जा रहा था, नीचे गिरना बंद हुआ और अब वो ऊपर की तरफ जाने लगा और उसके पंख जो थे वो हवा पे उड़ने लगे। He was fearless now and he rode upward। जो जब उसको रियलाइज होता है कि वो उड़ सकता है, ये विंग्स उसको धोखा नहीं देंगे, तो वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। उसके पेरेंट्स ने उसे अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ करी, क्योंकि उसकी मम्मी का यही प्लान था कि वो उसको उड़वा सके। एंड एनकरेज्ड हिम बाय फ्लाइंग बाय हिज साइड। और उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोत्साहित किया, उसके उत्साह में उसका साथ दिया जब उसके साथ वो
उड़े। और यहाँ पर इस तरीके से यंग सीगल ने जाने अनजाने में खाने की वजह से अपनी पहली फ्लाइट जो थी वो ले ली। His brother and sister too flew close to him. उसके भाई बहन जो थे वो भी उसके आसपास घूमने लगे। The maiden attempt at flying turned out to be a success. वो कहते हैं जो maiden attempt था, यानी इनका जो trying attempt था, जो first attempt था किसी भी चीज का, उसने उड़ने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल हो गया। उसको रियलाइज हुआ कि ये जो उसके विंग्स हैं, ये जो उसके पंख हैं, ये उड़ने के लिए ही बने हैं। He flew fearlessly over the vast sea. और बिना डर के वो उस विशाल सी के ऊपर उड़ पाता है बिना किसी डर के, और उस सीन को भी एंजॉय कर पाता है, पूरे रिवर को भी देख पाता है, सी को भी देख पाता है। अब यहाँ पर बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमारा जो यंग सीगल था उसको ऐसा लगता था कि ये जो वास्ट सी है बच्चों, ये एक चट्टान है, क्योंकि उसने आज से पहले इस पर पैर नहीं रखा था, तो उसको लगता था ये भी शायद जमीन है, तो इसीलिए बच्चे वो उसको ग्रीन फ्लोरिंग भी रेफर करता है। उसके भाई बहन और पेरेंट्स जो है वो ग्रीन फ्लोरिंग पर बैठ गए, उसके हिसाब से हरी चट्टान के ऊपर बैठ गए। तो जैसे उसके वो भी बैठा आने के लिए वहां पर, तो जैसे ही वो ग्रीन सी में बैठता है उसको लगता है कि वो नॉर्मली बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी के ऊपर पैर रखे उसके जो पैर थे वो पानी के नीचे थोड़े से डूब गए, और जैसे ही पानी के नीचे उसके पैर डूबे हमारा यंग सीगल डर गया, बिकॉज उसने आज से पहले कभी भी पानी को एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो एकदम डर जाता है कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। लेकिन जैसे ही वो पानी उसके पेट तक पहुंचता है वो पानी में डूबने के बजाय अब अपने आप ही पानी में फ्लोट करने लगता है, यानी पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बर्ड्स की जो बॉडी होती है ना बच्चे, हमारे बर्ड्स की जो बॉडी होती है अंदर से वो बहुत ज़्यादा हॉलो होती है, वो अंदर से खोखली होती है, और खोखली होने की वजह से ये बर्ड्स कभी भी पानी में डूबते नहीं है। And he felt his legs sinking downwards and screamed with fright. और वो डर से चिल्लाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उसका, और वो कोशिश भी करता है ऊपर उठने की, लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा थक चुका था, पिछले दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, पहली बार उड़ा है, शरीर की वर्जिश हुई है, तो वो थक गया था। बट जैसे ही उसकी बेली, जैसे ही उसका पेट टच किया पानी में, वो डूबा नहीं आगे और फ्लोट करने लग गया। और जितने भी फैमिली के लोग थे उन्होंने उसको अपलॉड किया, यानी उस पर बड़ी खुशी जताई, अपनी उसकी सराहना की उसकी बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसने अपनी किस तरीके से उसने अपनी पहली फ्लाइट जो है, उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ली, पहल लिख दिया मैंने, उसने किस तरीके से अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ली और सक्सेसफुली भर ली और इसके बाद वो अब आराम से चाहे तो उड़ सकता है, ठीक है। उसको कोई रोकने वाला, उसको कोई परेशान करने वाला अब नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ से ये चैप्टर, अभी मैं इसके सेंटर आगे दोनों के साथ में लिख पाऊंगी बिकॉज साथ में ही आते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि अपने ऊपर विश्वास दुनिया में आपसे कुछ भी करा सकता है, ठीक है। पहली चीज, वन needs to have सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसान को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सपोर्टर। आपके माँ बाप जो हैं वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। यहाँ पर कैसे? क्योंकि जब यंग सीगल को भूख लग रही थी तो पूरी फैमिली में उसको किसने साथ नहीं दिया? उसकी मदर ने दिया, ठीक है। मदर इज द सिंबल ऑफ लव, मदर इज द सी ऑफ लव। कैसे? क्योंकि जितना ध्यान यंग सीगल की मम्मी ने रखा उतना यंग सीगल का किसी ने भी नहीं रखा, ठीक है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर इंसान को अपने ऊपर विश्वास है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है। आपके बॉडी को पता है कि क्या चीज़ वो कर सकता है, क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो चीज़ तो ऑब्वियसली आपका शरीर कर ही सकता है। जैसे यहाँ पर सीगल यानी किसी भी बर्ड का शरीर उड़ने के लिए बना है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। बच्चे ये सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल आइडिया के पॉइंट्स मैंने दिए हैं आपको इस चैप्टर के लिए। ये हिज फर्स्ट फ्लाइट के पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो प्रॉपर सेंट्रल आइडिया है बच्चे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के साथ कराऊंगी। आई होप इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है बच्चे तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों की हेल्प जरूर की जाएगी एंड आई डू दैट। चलिए
अब सेकेंड चैप्टर की समराइजेशन करते हैं बच्चे। सेकेंड चैप्टर है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन, जो लिखा है फेडरिक फोर्साइथ ने। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है बच्चे वो है ब्लैक एरोप्लेन और ये फेडरिक फोर्साइथ ने लिखा है। ये स्टोरी है एक ऐसे जाबाज पायलट के बारे में जो आसमान में ऑब्वियसली उड़ रहा था अपने प्लेन में, और जिस प्लेन का नाम था बच्चे डकोटा DS 088 या 088। ये एक पुराना प्लेन था। ठीक है, ये एक पुराना सा प्लेन था, लेकिन हमारे जो पायलट हैं जिनका नाम हमें स्टोरी में नहीं पता, ये उस रात उड़ रहे थे क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली जाना था, फैमिली के पास जाना था। कहाँ पर इन्हें जाना था भैया? इंग्लैंड में, जहाँ पर इनकी फैमिली इनका इंतजार कर रही थी और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने की इनकी जो इच्छा थी, वो खाना अपनी फैमिली के साथ खाने की जो इच्छा थी, अपने परिवार को मिलने की जो इच्छा थी, उसने इनको इस रिस्क को जो वो आगे स्टोरी में लेने वाले हैं उस रिस्क को लेने की भी हिम्मत दे दी। चलिए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड स्टोरी को। सेकेंड स्टोरी है बच्चे एक आदमी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो अपना पुराना डकोटा DS 088 नाम का एक प्लेन लेकर आसमान में उड़ रहे थे। अब वो कहते हैं कि जिस समय पे उन्होंने उड़ना शुरू किया वो एक ब्राइट क्लियर स्टारी नाइट थी। रात कैसी थी? साफ रात थी और आसमान में सितारे चमक रहे थे विद अ ब्राइट मून कमिंग अप। ठीक है, और ब्राइट मून आ रहा था इनके, यानी आप कह सकते हो कि वो नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब उन्हें कब देखने को मिलता है? जब वो रात को ट्रैवल करेंगे। ठीक है, वो रात को ट्रैवल कर रहे थे और वो कहते हैं कि मून आ रहा था ईस्ट में से। ठीक है, अगर मून ईस्ट में से आ रहा है तो प्रोबेबली वो वेस्ट की तरफ ही जा रहे होंगे, है ना? अगर मून उनकी ईस्ट में है तो वो वेस्ट में जा रहे थे। द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अब आपको ध्यान रखना है बच्चे कि वो एयरप्लेन ओल्ड था और उस प्लेन का नाम था डकोटा, डकोटा DS 088। और कहाँ से चला रहे थे वो फ्रांस से निकले थे और वो कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। ठीक है, वो कहाँ से निकले थे? वो निकले थे, मैं आपको बताती हूँ। वैसे वो निकले थे पेरिस से। ठीक है, पेरिस से उड़ते उड़ते वो फ्रांस तक आ गए थे और अब फ्रांस से उड़ के वो आगे इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। यानी बहुत देर हो गई है बच्चे उन्हें अपनी जर्नी को शुरू करे हुए। He was thinking about enjoying his holidays with his family। और क्योंकि वो प्लेन अकेले उड़ा रहे थे, वो उनका प्राइवेट प्लेन था, तो वो याद कर रहे थे अपनी फैमिली को और उनका बहुत मन कर रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ जितनी जल्दी पहुंचेंगे उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। It was just past 1 o'clock in the morning। यानी रात के 1 AM हो रहा था। ठीक है, रात का समय है बच्चे। बाहर की कंट्रीज में 12 बजे के बाद का, 12 मिडनाइट के बाद का जो भी टाइम होता है उसको मॉर्निंग बोला जाता है। 1 in morning, 2 in morning, मिडनाइट के बाद का समय। ठीक है, और जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार कंट्रोल रूम में फोन किया जाए और उनसे डायरेक्शंस मांग ली जाए, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। और जब उन्होंने फोन किया तो उस समय वो एक बड़ी सिटी के ऊपर से जा रहे थे और नीचे वो लोगों की लाइट जले हुए देख पा रहे थे, यानी साफ आसमान था। उन्होंने जब अपना रेडियो ऑन किया और कहाँ फोन किया? पेरिस कंट्रोल रूम में फोन किया डायरेक्शन लेने के लिए। तो जब उन्होंने बताया कि देखिए मैं अभी इस लोकेशन पे हूं और वो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, क्या कृपया करके आप मुझे डेस्टिनेशन की डायरेक्शन दे देंगी? तो पेरिस कंट्रोल रूम ने उन्हें इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया और बोला कि आप अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। ठीक है, आप 12 डिग्री पश्चिम की ओर जो है वो मुड़ जाइए, तो वहां से आप अपनी जर्नी को ढंग से कवर कर पाएंगे। तो जैसे इंस्ट्रक्शन उनको दी गई उन्होंने वही किया। और क्योंकि वो बहुत देर से उड़ रहे थे तो उनके प्लेन में 2 टैंक थे फ्यूल के, लेकिन पहले टैंक का फ्यूल बच्चे ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। तो अब उन्होंने दूसरा टैंक जो था उसको चलाना शुरू किया। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अपना सेकेंड टैंक जो था उसमें से उड़ना जो है शुरू किया। He hoped to reach in time for breakfast। उनको उम्मीद थी कि जिस स्पीड में वो उड़ रहे हैं वो सुबह नाश्ते के समय तक तो परिवार के पास पहुंच ही जाएंगे। Everything was according to his plan and it was an easy flight। वो कहते हैं अभी तक सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है कि इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे पहुंच जाऊंगा, इतने बजे ऐसा होगा, इतने बजे वैसा होगा। He says अभी तक सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा था और उनको पूरी उम्मीद थी कि वो समय के बिल्कुल निर्धारित समय पर अपने घर जो है वापस इंग्लैंड पहुंच जाएंगे।
लेकिन जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, कहां से? पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, उन्होंने देखा आसमान में एक बड़ा काला और ओमनियस क्लाउड। ठीक है, उन्होंने आसमान में देखा एक बहुत बड़ा, एक ब्लैक ओमनियस सा क्लाउड, एक बड़ा अजीब सा बादल था उनके आगे, और वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक विशाल माउंटेन उनके आगे हो। He was unable to rise up and fly over it। अब वो कहते हैं क्योंकि वो कुछ, एक तो पहली बात तो उनके प्लेन में फ्यूल कम था, ठीक है, और उनके प्लेन में ना इतना फ्यूल था ही नहीं। मान लीजिए अगर ये आपका बादल है और यहाँ पर अगर ये उनका प्लेन है, तो उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो उसके ऊपर और नीचे से लेकर जा सके, क्योंकि ऊपर और नीचे से लेकर जाने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा, और इतना फ्यूल था नहीं। ठीक है, वापस वो जा नहीं सकते थे क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता, या उनको शायद अपनी फैमिली के पास जाने की कुछ ज्यादा ही दृढ़ इच्छा थी। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं वापस तो नहीं जा सकता। ठीक है, ही वॉज अनेबल टू राइज अप एंड फ्लाई ओवर इट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से उसके लेफ्ट या राइट होकर निकल जाए, क्योंकि वो बादल बहुत ही विशाल बादल था। तो अब उन्होंने सोचा कि वापस जाना तो कोई ऑप्शन है नहीं, यहां से मैं निकल नहीं सकता, इधर से मैं जा नहीं सकता, बचा क्या? एक ऑप्शन कि इस क्लाउड को पार करके ही मैं बाहर की तरफ जा पाऊंगा। प्लान क्या था? कि इस क्लाउड को पार करके ही बाहर जाया जा सकता था। अब इस समय उनके मन में अपने घर जाने की इच्छा कुछ ज्यादा ही दृढ़ थी। वो कहते हैं he was keen to search a home for a rich English breakfast, for a rich English breakfast, so he decided not to go back to Paris। इसीलिए उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं, मैं पेरिस वापस नहीं जाऊंगा, और उन्होंने उस रिस्क को लिया। उन्हें पता था कि पहली बात उनका प्लेन बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया और अपने डकोटा को सीधा उस क्लाउड में घुसा दिया। अब जैसे ही वो उस क्लाउड में घुसते हैं, उनके साथ चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। एकदम से जैसे वो क्लाउड में घुसे तो सब कुछ एकदम से काला हो गया, बिल्कुल गुप अंधेरा। उनको आगे कुछ नहीं दिख रहा, इधर कुछ नहीं दिख रहा, इधर कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ एकदम काला हो गया। टू हिज अटर सरप्राइज, उनका जो कंपास था जिससे वो डायरेक्शन देख पा रहे थे, उसने भी काम करना बंद कर दिया था, और गोल 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 उसकी चक्री घूम रही थी, यानी कंपास की डायरेक्शन भी अब फेल हो गई थी। उन्होंने रेडियो पे कॉल करने की कोशिश करी, रेडियो ऑलरेडी डेड था। अब प्लेन क्योंकि ऑलरेडी पुराना है और ऐसे स्टॉर्म में वो घुस गए हैं, तो उनका प्लेन जो था वो बहुत ज्यादा हवा में हिल रहा था, जिसे हम इंग्लिश में टर्ब्यूलेंस कहते हैं। उनके प्लेन में बहुत ज्यादा टर्ब्यूलेंस थी, बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट थी, और उनको डर लग रहा था कि शायद जिस स्टॉर्म में वो अपने नाश्ते की वजह से घुस गए हैं, शायद इस स्टॉर्म से वो बाहर भी नहीं आ पाएंगे। And other instruments too suddenly went dead। उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सब खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गया, और उन्होंने बिल्कुल उम्मीद हार दी कि अब मैं बचूंगा भी नहीं। उनको ऐसा लगा कि अब वो मर जाएंगे। उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को भी कॉल करने की कोशिश करी अपने रिमोट कंट्रोल से, लेकिन वो भी फ्यूटाइल थी, यानी उसमें भी वो नाकामयाब हो गए, वो भी एकदम बेकार हो गई वो कोशिश। उसका रीजन ये क्योंकि सब कुछ ही चलना बंद हो गया था। द रेडियो वॉज डेड टू, एंड वो अब इस स्टॉर्म के अंदर खो चुके हैं, बिकॉज रोशनी भी नहीं है, कोई डायरेक्शन भी नहीं है, अब उन्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अब जब उनके मन में सारी चीजों का डर इतना ज्यादा हावी हो गया, उन्होंने नोटिस किया कि उनके प्लेन के सामने एक, मतलब अगर उनका प्लेन इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, अगर उनका प्लेन इस डायरेक्शन में है, तो यहां से उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन हवा में आता हुआ दिखता है। अब सरप्राइजिंग बात तो ये है बच्चे कि उस समय पे जब उनको अपने सामने गुप अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, उस समय पे उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, और सरप्राइजिंगली उस एरोप्लेन के जो विंग्स थे उनके ऊपर भी लाइट नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने अंधेरे में वो उस दूसरे प्लेन को देख पा रहे हैं? और उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उस प्लेन के अंदर कोई पायलट बैठा है जो उन्हें इशारा करता है कि चलो मेरे साथ, मेरी तरफ चलो। अब एक ऐसा इंसान जो मरता क्या ना करता, जैसे हमारे डकोटा DS-088 के पायलट जो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, उनको भी लगा कि शायद ये पायलट मुझे बचाने आया है, मेरी मदद करने आया है, तो बिना सोचे समझे एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे, एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे वो उसके पीछे पीछे निकल पड़े। द पायलट ऑफ दिस प्लेन टर्न्ड हिम एंड सिग्नल टू फॉलो। जो प्लेन का पायलट था, सोचो अंधेरे में जब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, वो प्लेन का पायलट उन्हें दिख रहा है कि चलो मेरे साथ।
और वो जो प्लेन का पायलट था उसने अपना प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में घुमाया और हमारे DS-88 के पायलट जो हैं वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। वो कहते हैं जो हमारे ऑथर हैं उसे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल पड़े इस उम्मीद में कि शायद वो उन्हें बचा लेगा। आधे घंटे के लिए वो इसी तरीके से, हाफ एन आवर के लिए वो उस प्लेन में उनके पीछे पीछे चलता रहा। जब ऑथर ये नोटिस करते हैं कि उनके सेकेंड टैंक का फ्यूल जो है वो भी खत्म होने वाला है कुछ 5 मिनट के अंदर, और अगर 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया तो प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये प्लेन क्रैश कर जाएगा और वो मर जाएंगे। तो इस समय वापस से उनके मन में वो डर की भावना आने लगी। लेकिन जैसे ही पायलट के मन में वो डर की भावना आने लगी, पायलट ने नोटिस किया जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उन्होंने अपने प्लेन को नीचे 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 लेके जाने की शुरुआत कर दी है। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उन्होंने देखा कि जो उनका गाइड पायलट है वो नीचे की तरफ जा रहा है और वो भी उनको फॉलो करते करते उनके नीचे चले गए। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं अचानक से वो उस बादल से बाहर आ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर आ गए हैं और आगे उन्हें 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइन दिखती है। यानी उन्हें क्या दिखता है, उन्हें रनवे दिखता है। कि रनवे कैसा होता है बच्चे, रनवे कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊं तो रनवे कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा गैप गैप में डॉट्स बनाते हैं। रनवे बेटा वो जगह होती है जहां पर प्लेन्स को उतारा जाता है, ठीक है। रनवे कुछ इस तरीके का होता है। इसमें अलग अलग तरीके की लाइट्स लगी होती हैं, ग्रीन कलर की भी लाइट लगी होती है जो मैं डालती हूँ कहीं ना कहीं। इसी तरीके से बच्चे इसमें ग्रीन कलर की लाइट्स भी लगी होती हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। इस तरीके का रनवे होता है, 2 तरफ बनता है ये, ठीक है। इस तरीके का रनवे होता है। जैसे ये लाइन है वैसे एक और लाइन होती है इधर, मैं बना ही देती हूँ, मन कर रहा है तो। ड्राइंग करने में मजा आता है हमें। और यहाँ पर बच्चे आपका जो प्लेन होता है ना वो यहाँ उतरता है। इस लाइन पे आपका प्लेन जो है वो उतरता है। तो उन्होंने एक रनवे देखा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यहाँ पर देखा बच्चे एक रनवे। रनवे होता है वो जगह जहाँ पर प्लेन्स को उतारा जाता है और यहाँ पर आकर हमारे पायलट के सांस में सांस आती है। वो एक रनवे था जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर प्लेन की लैंडिंग और फ्लाइट शुरू की जाती है। ही टर्न्ड अराउंड टू लुक फॉर द गाइड बट ही कुडंट सी। तो जब वो उतरते हैं वहां से तो वो अपने आसपास अपने गाइड को देखने की कोशिश करते हैं, उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आसमान में कुछ भी नहीं दिखता। अचानक से ऐसा मान लो कि वो ब्लैक एरोप्लेन गायब हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। तो अब उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि अब वो सेफली लैंड कर गए हैं, तो वो कंट्रोल रूम में जाते हैं उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर जाकर कुछ सरप्राइजिंग होता है इनके साथ। जब इन्होंने पूछा कि वो कौन था और वो दूसरे पायलट कहाँ पर है, तो ताकि वो उन्हें शुक्रिया बोल सके, तो जो लेडी इन चार्ज थी कंट्रोल रूम की वो उनकी तरफ एक अजीब तरीके से देखती है और हंसने लगती है और उन्हें बोलती है कि सर कौन दूसरा पायलट, आज तो हमारे रडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था, आपके अलावा आसमान में कोई और एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, ठीक है। वो कहती है कि आपके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि वेदर बहुत खराब है। आपका प्लेन जो था रडार पर यानी सिग्नल में सिर्फ आप ही का प्लेन दिख रहा था, आसमान में तो और कोई था ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पायलट के लिए कि वो डिवाइन गाइड कौन था, वो भला मानुस कौन था जिसने उनकी जान को बचाया, वो पूरी लाइफ के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है, एक सवाल बन के लिए रह जाता है उनके मन में कि आखिर वो कौन था जिन्होंने उसकी मदद करी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कौन था वो भला आदमी जिसने इनको बचाया, क्या वो सच में कोई था या फिर वो कोई और ही था। अब बेटा इसका एक एस्टिमेट ये है कि शायद से वो इस पायलट की खुद की करेज थी जो उनकी आंखों के सामने एक व्यक्ति बनकर आई, या वो एक उनके मन की खुद की सोच थी, एक हेल्यूसिनेशन था उनके मन के, एक मनगढ़ंत आप कह सकते हो कि उन्होंने देखा कुछ ऐसी चीजें जो उनको लगा कि सच है लेकिन वो सच नहीं था, वो उनकी हेल्यूसिनेशन है। हो सकता है वो उनकी
चीज़ों को इमेजिन कर रहे थे वो कि सामने एक ब्लैक एरोप्लेन है, क्योंकि जब वो डरे तब ब्लैक एरोप्लेन आ गया, जब फ्यूल कम हो गया तो ब्लैक एरोप्लेन नीचे की तरफ आने लगा, अंधेरे में जब कुछ नहीं दिख रहा तो वहां उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है, और ब्लैक एरोप्लेन दिख भी रहा है तो चलो उसका पायलट भी हाई करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ मिस्ट्री क्रिएट करती हैं चैप्टर में, और एंड में चैप्टर इसी बात को लेकर खत्म हो जाता है कि वो आखिरकार कौन सा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था। क्या वो सच में कोई ऐसी पावर थी जिसने उसको बचाया, कि कुछ सुपर नेचुरल था, कुछ अलग ही कहानी थी, कोई आया भगवान का आदमी आया बचाने के लिए, या फिर वो पोएट की खुद की पावर, खुद की करेज, खुद की हिम्मत थी जिसके द्वारा उसने अपने आप को, बस एक अपनी करेज को उसने एक आदमी के फॉर्म में शायद इमेजिन कर लिया हो, और शायद से वो उसकी खुद की इमेजिनेशन ही थी कि कोई उसके आगे चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली खुद ही अपने आप को इस तरीके से स्टॉर्म से बाहर ले आया। इसी के साथ बच्चे हमारी दोनों स्टोरीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब दोनों के सेंट्रल आइडिया बच्चे मैं चाहती हूं कि आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें अपने पास। सेंट्रल आइडिया बच्चे दोनों के सेम है, करेज लीड्स टू सक्सेस। आपकी जो करेज है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाती है आपको। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने में विश्वास रखो। अगर आपको अपने में विश्वास है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज यहाँ पर ये है, वॉट एवर हैपन्स, जो भी आपकी जिंदगी में होता है, भले वो यंग सीगर का कूदना हो या फिर इस आदमी का स्टॉर्म में फंसना, वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ हैपन्स फॉर गुड। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो भले ही आपको समझ में ना आ रहा हो अभी, लेकिन बाद में जाकर आप उन चीज़ों को ज़रूर समझेंगे कि जो भी ज़िंदगी में होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है बच्चों। आई होप ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की जो 2 समरीज थी 2 चैप्टर्स की, ये आपको क्लियर होंगी, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी बच्चों अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ, तो उस कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं देखूंगी और उनको कैटर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू ऑल बच्चों जो आज आप लोग इस क्लास में आए। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बोला बच्चे, डाउट है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, और अगर कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स हैं तो आपके लिए PW है जो आपकी परेशानियों को सॉल्व जरूर करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगी बच्चे आप लोगों की अगली क्लास में, सेम डे सेम टाइम। आई होप बच्चे आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।